नमस्कार दोस्तों। टॉप 500 की सीरीज़ में आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की, उच्चतम न्यायालय की, और सीधे वही बातें जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली लाइन ध्यान से समझिए। भारतीय संविधान में एकीकृत न्याय व्यवस्था है जिसमें शीर्ष स्थान पर उच्चतम न्यायालय है। इसका क्या मतलब है? हमारे यहाँ जो न्याय की व्यवस्था है वो इस तरह की है। यहाँ पर है सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट्स हैं, उसके नीचे जिला न्यायालय, बाकी जो न्यायालय होते हैं वो हैं। सुप्रीम कोर्ट की बातें इन सबको माननी पड़ती हैं। समझ रहे हैं ना? इन सबसे ऊपर है, वही बात है। एकीकृत न्याय व्यवस्था है और सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन सीधा सीधा यहाँ से पूछा जा सकता है, पूछे भी गए हैं प्रश्न यहाँ से, कि ये जो व्यवस्था है ना, एकीकृत न्याय व्यवस्था, भारत सरकार अधिनियम 1935 से ली गई है। मैंने एक वीडियो भी बनाया था और आपको नोट दी भी गई है। इस पे दोबारा हो सकता है वीडियो बनाऊं, कि आपको अच्छे से एक लिस्ट बना करके तैयार कर लेना है कि किस देश के संविधान से हमने क्या सीखा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से यूपीएससी भी क्वेश्चन पूछती है और पीसीएस में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप इसे याद कर लें। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की ये जो हमारा फिलहाल न्याय की जो प्रणाली है, एकीकृत न्याय व्यवस्था, वो हमने भारत सरकार अधिनियम 1935 से ग्रहण की है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया था। ठीक है, यह भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत लागू संघीय न्यायालय का एक उत्तराधिकारी था। इसके बारे में अभी हमने ऊपर बात की थी। ठीक है ना? तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। आज़ादी के बाद 1950 में सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन किया गया था 28 जनवरी को। ये इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट में जज होते हैं वो कैसे नियुक्त होते हैं। ज़रा ध्यान से देखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहली बात कि राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, शॉर्ट में लिखा गया है, राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है ना? मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए अन्य न्यायाधीशों और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सलाह ली जाती है। ध्यान दीजिएगा, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए अन्य न्यायाधीशों और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सलाह ली जाती है। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, एक यहाँ होगा, हाँ, कॉलेजियम व्यवस्था, इसको भी मैं पढ़ देता हूँ तब आपको समझ में आएगा। मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश का परामर्श आवश्यक है। कॉलेजियम व्यवस्था इसमें होती है। ठीक है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश 4 अन्य न्यायाधीशों से पूछते हैं। अब थोड़ा सा अंतर समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। अगर किसी अन्य न्यायाधीश को नियुक्त करना है तो उसमें जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनकी सलाह ली जाएगी, और वो चीफ जस्टिस अकेले नहीं हैं, ये 4 और न्यायाधीशों को साथ में लेके बैठेंगे, बात करेंगे और सेलेक्ट करेंगे कि इस व्यक्ति को न्यायाधीश बनाया जाना चाहिए। फिर राष्ट्रपति को वो अपना भेजेंगे, जो है क्या कहते हैं, सलाह देंगे राष्ट्रपति को। सलाह लेने के बाद राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे। ठीक है ना? ये चीज़ है। लेकिन मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे की जाती है? अन्य न्यायाधीशों और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी शामिल होते हैं, उनकी सलाह ली जाती है। राष्ट्रपति सलाह लेते हैं और नियुक्ति करते हैं। इन दोनों में अंतर आप समझ लीजिए। अगर किसी व्यक्ति को न्यायाधीश बनना है तो फिर क्या योग्यताएं होनी चाहिए? यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। ये तो सामान्य सी बात है, भारत का नागरिक होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है। किसी उच्च न्यायालय का कम से कम 5 साल के लिए न्यायाधीश होना चाहिए। ठीक, या फिर इसके अलावा उच्च न्यायालय या विभिन्न न्यायालयों में मिलाकर 10 वर्ष तक वकील होना चाहिए, ये चीज़ है। या फिर राष्ट्रपति की राय में एक सम्मानित न्यायवादी होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति योग्य है सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रहते हैं। ध्यान दीजिए, जब इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, इस तरह की संस्थाएं मिलती जुलती, जैसे सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है, तो तुलना कर लिया करिए, खासतौर से जो कार्यकाल है वो। तो 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रहेंगे, लेकिन न्यूनतम आयु का उल्लेख नहीं किया गया, और इसी लाइन को लेकर कई बार प्रश्न पूछे गए। न्यूनतम कितनी उम्र होनी चाहिए कि व्यक्ति कोई जज बन जाए, ये तय नहीं किया गया। जैसे मान लीजिए कि आप ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ना है तो उसमें एक न्यूनतम आयु तय कर दी गई है। सांसद बनना है, न्यूनतम आयु है। बहुत सारे पद ऐसे हैं जिनके लिए तय किया गया कि कम से कम इतनी उम्र तो होनी ही चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए ऐसा कुछ तय नहीं किया गया। ठीक है ना? जो योग्यता है वो ऊपर बताई गई है। अगर त्यागपत्र देना हो तो किसको त्यागपत्र देंगे? राष्ट्रपति को त्यागपत्र देंगे। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। अभी हम कवर कर रहे थे संवैधानिक निकाय, और कई जगहों पे आपने देखा
कि एक लाइन लिखी गई थी कि इस व्यक्ति को उसी तरह से हटाया जाएगा जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। तो वो प्रक्रिया क्या है उसे समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि इस प्रक्रिया को समझ के आप बाकी चीज़ों को भी अच्छे से समझ पाएंगे और यहाँ से प्रश्न भी पूछे जाते हैं। पहली बात यह है कि किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का आधार क्या है, ये क्वेश्चन बन सकता है। कभी कभी सीधा एक लाइन में पूछा जा सकता है, कभी कभी सेंटेंस बना के क्वेश्चन बना तो उसमें एक लाइन हो सकती है। दुर्व्यवहार या सिद्ध कदाचार के आधार पर किसी जज को हटाया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के जज को। अब देखिए, संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट रखिएगा। सिफारिश कौन करेगा? संसद करेगी। जब हटाए जाने हेतु संसद द्वारा उसी सत्र में संबोधित किया गया हो, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जिस सत्र में हटाए जाने की बात चल रही है, प्रस्ताव आया है, वो सत्र पूरा होने से पहले, ख़त्म होने से पहले ये प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए। यानी कि उसी सत्र में जिसमें ये संबोधन किया गया है, ये बात लाई गई है कि इस जज को हटाया जाना चाहिए, वो पूरी प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए, सिफारिश राष्ट्रपति तक जाना चाहिए और राष्ट्रपति जो है हटाएंगे। अब देखिए, विशेष बहुमत का ध्यान रखेंगे। विशेष बहुमत से किसी उस प्रस्ताव को पारित होना चाहिए जिस प्रस्ताव में कहा गया है कि ये फला जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, इनको हटाना है। इसमें क्या है? सदन की कुल सदस्यता का बहुमत होना चाहिए तथा सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 होना चाहिए। ये विशेष बहुमत होगा, तब इसी बहुमत से वो प्रस्ताव पारित होगा। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। आगे देखिए, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यदि प्रस्ताव लोकसभा में आता है, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना है, वो प्रस्ताव अगर लोकसभा में आता है तो 100 सदस्य मतलब उस पर हस्ताक्षर करेंगे, ठीक है ना। अगर राज्यसभा में आएगा तो 50 सदस्य हस्ताक्षर करेंगे। उसके बाद ये जो प्रस्ताव है, अगर लोकसभा में है तो अध्यक्ष के पास और राज्यसभा में है तो सभापति के पास भेजा जाएगा। ध्यान देंगे यहाँ पे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि प्रस्ताव आया है, इतने हस्ताक्षर हो गए हैं, अब उसके बाद से अध्यक्ष को ये भेजा गया है। उसके बाद अध्यक्ष चाहे या सभापति चाहे तो इस प्रस्ताव को स्वीकार भी कर सकते हैं या अस्वीकार भी कर सकते हैं, कोई बाध्यता नहीं है। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, ये ट्रिकी लाइन है, इम्पॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ेंगे। मान लेते हैं कि प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया, प्रस्ताव स्वीकार कर लिया कि हाँ इस पे आगे कार्रवाई होगी। तो उसके बाद क्या होगा कि अध्यक्ष हैं, मान लीजिए लोकसभा के अध्यक्ष ने स्वीकार कर लिया, 3 सदस्यों की एक समिति का गठन करते हैं जांच के लिए कि ये मामला है क्या, सही भी है कि गलत है कि बस ऐसे ही, ठीक है ना। भारत में उच्चतम न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश पर अभी तक महाभियोग नहीं लगाया गया है, इंपॉर्टेंट है। एक बार प्रस्ताव शायद आया था लेकिन महाभियोग लगा के हटाया नहीं गया है किसी को, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो ये है जांच के लिए वो करेंगे, जांच होगी, जो भी बातें पाई जाएंगी प्रस्ताव पारित होगा गए, ठीक है ना। और ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि अभी तक किसी भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया नहीं गया है इस प्रक्रिया से, ठीक है ना। एक चीज़ यहाँ देखिएगा, वित्तीय आपातकाल के दौरान उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में कमी की जा सकती है। ये अलग से एक्स्ट्रा पॉइंट है, कभी कभी प्रश्न ऐसे पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। अभी तो हमारे यहाँ वित्तीय आपातकाल लागू नहीं किया गया कभी, लेकिन इस तरह का प्रावधान है कि अगर किसी सिचुएशन में, मतलब किसी भी वजह से, हालांकि लिखा है कि इस वजह से वित्तीय आपातकाल लागू हो सकता है, उस पर हम बात करेंगे कभी। तो जब वित्तीय आपातकाल लागू हो जाएगा तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में कमी की जा सकती है, अन्यथा कमी नहीं की जाती, ठीक है ना। अच्छा, ये वो सारी बातें हैं, वो लाइनें हैं जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना। जब मुख्य न्यायाधीश का पद खाली हो जाए, रिक्त हो जाए, या वो अस्थायी रूप से अनुपस्थित हो जाए, या फिर वह अपने दायित्वों के निर्वहन में असमर्थ हो जाए, तब क्या होता है? तब राष्ट्रपति किसी अन्य न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करते हैं। बात समझ में आ रही है? कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, ठीक है, और एक और है इधर, तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। दोनों में अंतर है, किन परिस्थितियों में नियुक्ति होती है ये भी अंतर है, इसको समझ लीजिए। नहीं समझ में आएगा तो दिक्कत हो जाएगी। आपसे पूछा जाए कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। क्यों करते हैं? उस सिचुएशन में करते हैं जो मुख्य न्यायाधीश है ना, वो पद खाली कर दिए हैं किसी वजह से, या फिर अस्थायी रूप से अनुपस्थित हो गए हैं, या फिर मान लीजिए कि ऐसी हालत ख़राब है कि वो अपना काम नहीं कर सकते, तो राष्ट्रपति ऐसा करेंगे। एक दूसरी सिचुएशन होती है, आपको पता है सिटिंग होती है, कोई बड़ा मामला आया तो ऐसे में जजों की बेंच बैठती है कि इसमें इतने सदस्य होंगे, 7, 5 इस तरह का होता है, ठीक है।
तो जब कभी भी कोरम पूरा करने में अस्थायी सदस्यों की संख्या कम हो जाए, जितने सदस्य हैं और जितने की सीटिंग होनी है उतने लोग हैं नहीं, ठीक है ना, तो अस्थायी सदस्य जितने हैं उस हिसाब से नहीं काम हो रहा, तो सदस्यता कम पड़ जाए, संख्या कम पड़ जाए, तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, वो किसी मुख्य न्यायाधीश को, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अस्थायी काल के लिए उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। ये तदर्थ न्यायाधीश है, वो कार्यकारी न्यायाधीश है, दोनों के बीच में अंतर देख लीजिएगा। PDF नोट आपके पास है, बार बार पढ़िए, अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। और ऐसा वह संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श, और मुख्य न्यायाधीश से परामर्श तो करेंगे ही हाई कोर्ट के, और राष्ट्रपति की पूर्ण मंजूरी के बाद ही कर सकता है। करेंगे सुप्रीम कोर्ट के जज, लेकिन राष्ट्रपति की मंजूरी भी ज़रूरी है, ठीक है ना। इस पद पर नियुक्त व्यक्ति के पास उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता होनी चाहिए, जो हमने शुरू में देखा। ऐसे नहीं कि किसी को भी उठा के कहे कि आओ तुम तदर्थ न्यायाधीश बन जाओ, ठीक है। अब देखिए आगे कहाँ से प्रश्न बन सकता है। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद उच्चतम न्यायालय का स्थान दिल्ली के अतिरिक्त कहीं और भी तय कर सकता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, बहुत सारे लोग गलत कर देते हैं। पहला तो यही है, अभी फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट का जो स्थान है वो दिल्ली में है, तो क्वेश्चन ये है कि क्या दिल्ली के अलावा भी सुप्रीम कोर्ट का कोई स्थान हो सकता है, तो इसका जवाब है जी, बिल्कुल हो सकता है। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि कौन वो तय करेगा, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश ही करेंगे, लेकिन राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से। ऑप्शन में अगर राष्ट्रपति हो तो वो गलत हो जाएगा, करेंगे मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति की अनुमति ज़रूरी है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की शक्तियाँ क्या हैं, क्षेत्राधिकार कहाँ हैं, क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ पे ये अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो मतलब न्यायाधीश कहिए या फिर सुप्रीम कोर्ट को ही ले लेते हैं। तो एक एक करके बात करते हैं, अलग अलग कैटेगरीज हैं। अब देखिए कई बार ऐसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मूल क्षेत्राधिकार में कौन कौन सी बातें शामिल है, सलाहकारी क्षेत्राधिकार में कौन कौन सी बातें शामिल हैं, तो इस नज़रिए से भी आप देखेंगे, और इसके अंदर जो बातें कही गई हैं वहाँ से प्रश्न तो पूछे ही जाते हैं। तो मूल क्षेत्राधिकार में क्या है, इस संदर्भ में किसी अन्य न्यायालय को शक्तियाँ प्राप्त नहीं हैं। इसका मतलब ये है कि ये ऐसी बातें हैं, ऐसे मामले हैं जिनमें सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही अपना जजमेंट दे सकती है, ठीक है ना। ध्यान से देखिए क्या है, संघीय ढांचे की विभिन्न इकाइयों के बीच विवाद। अगर संघीय ढांचे में जो विभिन्न इकाइयां हैं उनके बीच विवाद हो जाए तो वो मामला सुप्रीम कोर्ट ही देखेगा। वो विभिन्न इकाइयां कई लोगों को नहीं समझ में आएगा, थोड़ा सिंपल कर दिया गया। केंद्र और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच में अगर किसी मुद्दे पर विवाद होता है, एक तरफ केंद्र सरकार हो गई और एक तरफ मान लेते हैं यूपी और बिहार की सरकारें हो गई, इस तरह का कोई विवाद होता है तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और कोई नहीं देखेगा। इसके अलावा एक तरफ केंद्र और कोई अन्य राज्य, मान लेते हैं केंद्र के साथ यूपी हो गया और दूसरी तरफ एक या अधिक राज्य हो गए, दूसरी तरफ बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड ये हो गए, तो ऐसे मामले में भी ये मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास, ठीक है। एक और चीज़ है, दो या अधिक राज्यों के बीच अगर विवाद हो जाए, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपस में ही यूपी बिहार, और उधर यूपी बिहार एक साइड में हो गए और मध्य प्रदेश झारखंड एक साइड में हो गए, फिर आपस में लड़ रहे हैं किसी मुद्दे को लेके, तो इस तरह के मामले भी सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। ये क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं, ये लाइनों में दिया जा सकता है। बताइए इनमें से कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पे सिर्फ सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट दे सकता है, तो बताइए। जब तक इसको याद नहीं रखेंगे तब तक कैसे होगा, ठीक है ना। आगे देखिए कुछ और बातें हैं। पूर्व संवैधानिक संधि से संबंधित विवाद है, यानी कि संविधान जब बन रहा था उसके पहले भी कुछ संधियाँ हुई थी, उससे संबंधित कोई विवाद है तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। अंतर्राज्यीय जल विवाद हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। वित्त आयोग के संदर्भ में जो कोई मामला आता है, ये सब सॉरी ये अपवाद है, इसको थोड़ा समझाना चाहिए मुझे। पूर्व संवैधानिक संधि से संबंधित विवाद, अंतर्राज्यीय जल विवाद, वित्त आयोग के संदर्भ के मामले आदि इसमें शामिल नहीं है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें इसमें शामिल नहीं है, किसमें, जो मूल क्षेत्राधिकार है उसमें शामिल नहीं है। इसको आप किनारे रखेंगे, एक तरह का अपवाद है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अब देखिए न्यायिक क्षेत्राधिकार में कौन कौन सी बातें आती हैं न्याय क्षेत्र को लेकर के। पहली बात तो यही कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और अधिकार परीक्षा आदि, ये सब क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिलहाल आप समझिए
जो आर्टिकल 32 है मूल अधिकारों का, उसमें कहा गया है कि अगर आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में जब आप जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट इन्हीं तरीक़ों का इस्तेमाल करता है आपको न्याय दिलाने के लिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण, कोई किसी व्यक्ति को बंद करके रखा गया तो कहा जाएगा कि लेके आओ, हमारे सामने प्रकट करो, इस टाइप का। तो इसके बारे में हम विस्तार से अलग अभी बात करेंगे आगे, ठीक है। तो ये न्यायिक क्षेत्राधिकार में आता है सुप्रीम कोर्ट के। उच्चतम न्यायालय केवल मूल अधिकारों के क्रियान्वयन के संबंध में न्यायादेश जारी कर सकता है, लेकिन उच्च न्यायालय मूल अधिकारों के अतिरिक्त मामलों में भी ऐसा कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। यह रिट जारी करने की बात है, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के पास कम शक्तियां हैं, हाई कोर्ट के पास ज़्यादा शक्तियां हैं, ठीक है। ये सब रिट जारी करने की शक्तियां जो हैं, कहा गया साफ साफ यहाँ पे कि उच्चतम न्यायालय केवल मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए रिट का इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है, न्यायादेश दे सकता है। लेकिन हाई कोर्ट जो होते हैं वो मूल अधिकारों के अलावा भी अन्य मामलों में ऐसा कर सकते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। एक और चीज़ है, सर्वोच्च न्यायालय देश में किसी भी मामले में अपील करने के लिए अंतिम संस्था है, ये आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि जैसे मान लीजिए जिला न्यायालय में कोई बात हो गई और कोई एक पक्ष जो है संतुष्ट नहीं है, तो उसके पास अधिकार है कि वो ऊपर की अदालत में जा सकता है। मान लीजिए हाई कोर्ट में चला गया तो हाई कोर्ट में भी उसके खिलाफ मान लेते हैं फैसला आ गया, वो संतुष्ट नहीं है, तो इसमें संभावना रहती है, मामला पे निर्भर करता है। कुछ मामले ऐसे हैं जिसमें अपील नहीं कर सकते, लेकिन सामान्य मामला लेके चलते हैं तो वो और ऊपर जा सकते हैं, अपील कर सकते हैं। ऐसे जाते जाते सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला सुनाया तो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कहाँ जाएंगे? सर्वोच्च न्यायालय यही है, ठीक है ना। तो ये अंतिम संस्था है अपील करने की, इसके ऊपर किसी के पास अपील नहीं कर सकते आप, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। एक है सलाहकार क्षेत्राधिकार, ये क्या होता है? यहाँ से प्रश्न वैसे भी पूछे गए हैं, अनुच्छेद 143 से प्रश्न पूछे गए हैं। पहली बात, 143 के अनुसार राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट सलाह देगा, ऐसी व्यवस्था की गई है। कब सलाह देगा? जब राष्ट्रपति राय मांगेंगे तब, अपने मन से नहीं। हेलो सर सुन रहे हैं, एक दिमाग में एक आइडिया आया, ऐसा करिए, ऐसा कुछ नहीं। जब राष्ट्रपति मांगेंगे सलाह तब जाके वो अपना सलाह दे सकते हैं। एक चीज़ देखिए, यहाँ दो बातें हैं। यहाँ पे होना चाहिए महत्व के, अंतर्राष्ट्रीय महत्व के किसी मामले पर विधिक प्रश्न उठने पर, किसी अंतर्राष्ट्रीय कोई मामला है उस पर कोई सॉरी यहाँ पे लिखना चाहिए, मैं एडिट कर देता हूँ बाद में। विधि का कोई मामला है, विधि के महत्व का कोई मामला है, उस पर यहाँ पे होना चाहिए विधि, ठीक है। ऐसे कोई विधिक मामला है, उस मामले में अगर राष्ट्रपति पूछ रहे हैं कोई बात समझ में नहीं आ रहा, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये शक्ति है सलाह देने की। एक और चीज़ है कि किसी पूर्व संवैधानिक संधि समझौते आदि के मामले में विवाद उत्पन्न हो गया है। संविधान बनने के पहले कोई संधि हुई थी, कुछ ऐसा मामला था, उसमें विवाद हो गया है, राष्ट्रपति सलाह मांग रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को ये सलाह, मतलब इस पर सलाह देनी पड़ेगी, ठीक है ना। यहाँ थोड़ा और स्पष्ट किया गया हो मेरे ख्याल से। हाँ, पहले मामले में उच्चतम न्यायालय अपनी राय दे भी सकता है और मना भी कर सकता है। कोई विधि का मामला है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट कह सकता है कि हमें मूड नहीं है, हम नहीं देना चाहते, तो मना भी कर सकता है, चाहे तो दे भी सकता है। लेकिन जो दूसरा मामला है अंतर्राष्ट्रीय, जो संवैधानिक, संविधान से पूर्व की बात है, अंतर्राष्ट्रीय समझौते संधि, इस पर कोई विवाद हुआ है तो इस पर अनिवार्य है अपनी राय देना। मतलब वो राष्ट्रपति से ये नहीं कह सकते कि सर समझ में नहीं आ रहा, क्यों नहीं समझ में आ रहा, समझिए उसको और उस पर सलाह दीजिए, ये अनिवार्य है, इस पर सलाह देना ही है, ठीक है ना। लेकिन यह राष्ट्रपति के ऊपर है कि वह इनकी राय माने या ना माने। दोनों मामलों में राष्ट्रपति ने राय ले ली, अब बस सुन लिए ना, अब ठीक है, हमारा मूड करेगा तो हम मानेंगे, नहीं मूड करेगा नहीं मानेंगे, ठीक है ना। ये चीज़ अच्छे से समझ लीजिए, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिए कुछ और शक्तियाँ हैं। अभिलेख न्यायालय के रूप में सुप्रीम कोर्ट के पास दो शक्तियाँ हैं, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, पूछे भी गए हैं। पहली बात यह कि उच्चतम न्यायालय की कार्रवाई और उसके फैसले अभिलेख और साक्ष्य के रूप में रखे जाते हैं। कई बार आप देखते हैं, न्यूज़ में आपने देखा होगा या ऐसे भी पता होगा कि कभी हाई कोर्ट में कोई कार्रवाई हो रही है तो किसी सुप्रीम कोर्ट के किसी मामले को आधार बना के फैसला दिया जाता है कि इसी तरह का मामला एक बार सुप्रीम कोर्ट में गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का जजमेंट दिया था, तो उस जजमेंट को अभिलेख के रूप में रखा गया, साक्ष्य के रूप में रखा गया, उसका आधार बना के फैसला सुनाया जा सकता है और काफ़ी आसानी होती है।
तो ये अभिलेख के रूप में रखे जाते हैं, उनके फैसले साक्ष्य के रूप में। और दूसरी बात, इसी में अवमानना पर दंडित करने का अधिकार है। इसको मैंने कवर किया है मेंस के लिए, प्री में भी प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ से, ठीक है। तो अगर कोई अवमानना कर देता है सुप्रीम कोर्ट की, ये हाई कोर्ट को भी शक्ति दी गई है, ठीक है ना, तो उसमें दंडित करने का अधिकार है। ये अभिलेख न्यायालय के तहत आएगा, ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। न्यायिक समीक्षा की शक्ति भी है। केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर विधायी एवं कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जांच कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। क्या मतलब है? कहने का मतलब यह है कि सरकारों ने कोई कानून बनाया है, वो संविधान के खिलाफ तो नहीं है, क्या वो संवैधानिक रूप से ठीक है? कोई कार्यकारी आदेश जारी किया गया है तो उसको भी संविधान की कसौटी पर कसा जाएगा, देखा जाएगा कि क्या ये संविधान के खिलाफ तो नहीं है कहीं, है ना। तो उसकी जांच करने की शक्ति न्यायिक समीक्षा की शक्ति है। कुछ अन्य शक्तियां भी हैं, आप देख लीजिए। जैसे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के मामले में कोई विवाद आता है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, यहाँ से प्रश्न बनता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के व्यवहार और आचरण की जांच करने का काम सुप्रीम कोर्ट ही करता है। खास तौर से अभी हम हाल ही में तो कवर किए थे कि अगर पद से हटाने की बात हो रही है, ठीक है ना, क्या कहते हैं, भ्रष्टाचार, दुर्व्यवहार, ऐसे ही कुछ आधार है, तो ये जांच करने का काम सुप्रीम कोर्ट को दिया जाता है। ठीक, उसके पास है सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह देंगे कि हाँ इनको हटा दीजिए, तो राष्ट्रपति बाध्य हैं उनको हटाएंगे ही, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। अपने और स्वयं के फैसलों की समीक्षा करने की शक्ति संविधान के पास है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, कि अपना कोई पुराना फैसला है उन पर फिर से विचार कर सकते हैं कि कहीं गलत तो नहीं हो गया। जैसे आर्टिकल 21 में 2018 में शायद ये मामला आ गया था कि ये निजता का अधिकार मूल अधिकार है। इसके पहले निजता के अधिकार पे कई बार फैसले हुए हैं, कई बार कहा गया है कि नहीं ये मूल अधिकार नहीं है, ठीक है ना, फाइनली माना गया कि ये मूल अधिकार के तहत आएगा। तो अपने फैसलों की समीक्षा करने की शक्ति भी सुप्रीम कोर्ट के पास है। और संविधान की व्याख्या कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। सिंपल है। ये सारी चीज़ें हैं जहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इनको आप ध्यान में रखेंगे, बस इससे ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। वो इसमें शायद छूट गया, यहाँ नहीं है, जो रिट अधिकार है, ठीक है, वो इसी नोट में कहीं है। अगर आपके पास PDF नोट है तो आपको पता है, जब आएगा मेरे ख्याल से मूल अधिकारों में है। मूल अधिकार जब मैं पढ़ाऊँगा तो वहाँ पर रिट की बात करेंगे, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब नीचे आपको उच्च न्यायालय दिख रहा है, हाई कोर्ट, तो इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। इसमें इतना ही रहने देते हैं। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय करिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।